सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। आज थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में नॉइज़ हो सकती है क्योंकि आज फेस्टिवल है। सो स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस ऑफ जे मोर टनल के ऊपर है, डियो गार्सिया के ऊपर है, गंगा सागर मेला है, ट्राइकोफाइटन इंडो टाइनियाई है, सडा रीजन क्या है, यूनेस्को ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटीज़ इनिशिएटिव्स क्या हैं, और नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन रूल्स की बात है, चागोस आइलैंड है, और फिर मेंस का प्रश्न है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज़ जोग्राफी एनवायरनमेंट, ये जोग्राफी एनवायरनमेंट, कल्चरल कंटेक्स्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साडा रीजन, जोग्राफी एनवायरनमेंट। यहाँ पे देखोगे ये जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर आपका पॉलिटी का टॉपिक आता है, और फिर आपका यू हैव जोग्राफी एनवायरनमेंट टॉपिक, और फिर जो मोस्ट मेंस का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ दैट इज़ देयर। So trust and transparency are the basis for sustenance of democracy. Explain the statement in the context of recent change in election rule. ये आपको लिखना है, और लिखने की आदत जरूर से ज़रूर डालना है। आप अपने आंसर को अपलोड कर सकते हैं। यू कैन बी पार्ट ऑफ जो आकलन प्लस, जहाँ पे आपका आंसर का वो होगा, तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो, और आप अपने आंसर को सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं आज का जो एक प्रश्न जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये देख लो, 5am सीरीज़ आप मंडे टू फ्राइडे आपको फॉलो करना है, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़, तो ये ज़रूर से आप लोग फॉलो करें। द टर्म थ्रीवा बारणम जो है न्यूज़ में था, ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये आप कमेंट सेक्शन बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताना। 5am सीरीज़ के अंदर मंडे टू फ्राइडे आपके आते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। लोहड़ी मकर संक्रांति का ऑफर आज भी है, तो आप लोग अगर आप हिस्सा नहीं बने तो ज़रूर से बने। खासतौर से ज्वाइन करने के लिए कोई डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक कोर्सेस हैं। ये मैंने क्रैश कोर्स का आपको बता दिया है कि 13th की क्लास अपलोड हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास कल है, फिर 17th है और 18th, हर वीक में आपको शेड्यूल मिल जाएगा, तो वो उस हिसाब से हम लोग प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का मैपिंग एक क्लास में और हो जाएगा, जो इंडिया की मैपिंग है, और बहुत अल्टीमेट तरीके से हो रही है अगर आप देखेंगे, और जो सोर्स मैं आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ बहुत अच्छा है, लास्ट में मैं आपको चाहो दिखा दूंगा। तो इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग, ये ओल्ड NCERTs के बाद हम लोग शुरू करेंगे, ये चीज़ कवर कर लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी भी एक अच्छा वेटेज है, बाकी चीज़ें तो हम लोग करते भी हैं, तो और भी चीज़ें तो तुरंत आपकी हो जाएंगी। तो ये सब है, बाकी डिटेल हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। यू कैन डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, 50% ऑफर है, तो आप लोग जरूर से ज़रूर हिस्सा इसका बन सकते हैं। ये कोर्स की अगर बात किया जाए, जो आपका क्रैश कोर्स है, बाकी और सेपरेट कोर्सेस हैं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर कोर्स भी आपका ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंस इसको देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंस की थोड़ा सा ज़रूरी है। जैसे कभी भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस पे प्रश्न आता है, मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन तो चलो एक लाइन का आपने पढ़ लिया, कहाँ है, किसको कनेक्ट कर रही है, बट आपका माइंड, क्योंकि यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यू नीड टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंस कि अच्छा इस किसी भी ऐसा जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसका बेसिस क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। सो स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस देखें तो एक तो ये कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, पहला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, और दो रीज़न है। तो एक तो कनेक्टिविटी इंक्रीज होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन के अंदर, तो इनहांस कनेक्टिविटी किसी भी जगह की अगर आप कनेक्टिविटी बढ़ाते हो, लोगों का आना जाना शुरू होता है, बहुत सारी चीज़ें, लोग यहाँ से उधर जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कल्चरल एक्सचेंज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो ऑल वेदर एक्सेस है, बर्फ़ की वजह से जो जगह वहाँ पूरा अनएक्सेसिबल हो जाता था, तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। डिफेंस लॉजिस्टिक्स भी मूव कर सकते हैं अगर कभी इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। टूरिज़्म का ग्रोथ भी इस जगह पे होगा, क्योंकि लोग आए जाएंगे, मूव करेंगे। सोनमर्ग और लद्दाख जो है, वहाँ पे भी कई आपके लोग जो है आना जाना शुरू करेंगे। इसके अलावा जो ये टनल है, इसकी वजह से जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होंगी, इससे जॉब क्रिएट होगी, कल्चरल एक्सचेंज होगा, और ख़ास तौर से दूसरे जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी आपके होंगे। तो ये फैक्ट्स थोड़े से आपको आइडिया रखने हैं। ये सब देखो, कंटेंट इसमें नहीं है, इसी कंटेंट को मतलब आप यूपीएससी के किसी भी टॉपिक को ऐसा थीम लेके आपको यूपीएससी कंटेक्स्ट तक रीच करना है, ठीक है। लाइक बटन आप लोग जरूर से प्रेस करें, और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि ये फेस्टिवल का एक रहता है, तो आज फेस्टिवल का है, तो ऊपर छत में पतंगे और ये सब बहुत उड़ रही हैं, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, बट आई थिंक आप थोड़ा सा इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो नेक्स्ट देखते हैं, 15 कन्याकुमारी फिशरमैन डिटेन नियर दियाजो गार्सिया। तो इसकी थोड़ा सा मैपिंग देख लेते हैं। मैपिंग में चलो, मैपिंग आगे आएगी, दिखाएंगे, लाइक आई विल शो यू। तो यहाँ पे ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर लोकेटेड है, पार्ट ऑफ इंडियन ओशन टेरिटरी है। द अटोल इज होम टू सिग्निफिकेंट US मिलिट्री बेस, सिग्निफिकेंट मतलब मिलिट्री बेस है यहाँ US का, और ये डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, मैराइन लाइफ के लिए भी जाना जाता है, मिलिट्री और लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस के लिए भी आपका जाना जाता है। ये ध्यान में रखना। मतलब कुल मिला के अब इस इंडियन ओशन रीजन में आइलैंड है, किसका है, ये आपका ब्रिटिश का है, ब्रिटेन का है, और यहाँ पे मिलिट्री बेस US का मिलिट्री बेस है, तो ये बहुत ही स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है। लास्ट में आपको इसको मैप लोकेशन भी शो कर दूंगा। क्योंकि आइलैंड कुछ इस तरीके से है, तो आप ये ऐसा देख सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज गंगा सागर मेला।
तो यहाँ पे दो है ना, तो गंगा सागर मेला प्रीलिम्स फैक्ट है। तो एनुअल आपका ये कहाँ होता है, सागर आइलैंड कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल रीजन से मिलती है। बहुत सारे लोग जो डिवोटी आते हैं यहाँ पे अपना डुबकी लगाते हैं, और इसके बाद आप कह सकते हैं क्योंकि मकर संक्रांति फेस्टिवल वो भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है। एंड है ना, तो देखो अब जैसे अब चलो एक यूपीएससी एस्पिरेंट, एक चलो ये इन्फॉर्मेशन है, आपका दिमाग यही नहीं रुकना चाहिए। अब आपका दिमाग कैसा सोचना चाहिए कि यार ठीक है, किसी रीजन की ज्योग्राफी का रोल कल्चर पे क्या हो सकता है। अगर ऐसा है ना, जैसे आपसे प्रश्न यूपीएससी ने मेंस में पूछा कि यार मानसून है, मानसून का कल्चर से क्या जुड़ा हुआ है। ये मैंने टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ था बहुत पहले भी, और यूपीएससी ने मेंस में भी पूछा हुआ है, मतलब पहले भी पढ़ा रखा था, जब यूपीएससी ने पूछा उससे पहले भी आई हैव टॉट इट। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आपको समझना है कि आपका माइंड इस तरीके से सोचना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपको देखना है कि यार ठीक है, यूपीएससी का कैसा सेगमेंट, कैसा टॉपिक जो है मैं इसको जो है कवर कर सकता हूँ, या ये किस टॉपिक से जो है जुड़ा होगा। तो आप जब भी तैयारी करते हैं तो आपको सिलेबस के कई जो टॉपिक्स हैं, सिलेबस के अलग अलग जो हिस्से हैं, उनको लिंक करने में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। आपका माइंड वो लिंक करेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका माइंड ऐसे ट्रेन होगा, देखो लिखना बिना सोचे डेवलप नहीं हो सकता, ये लाइन हमेशा याद रखना। लोग कहते हैं यार बहुत ज़्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। पहला राइटिंग का एक रूल क्या है कि आपका सोचना शुरू होना चाहिए। अगर आप किसी टॉपिक, देखो राइटिंग प्रैक्टिस वैसा नहीं कि कोई डायरेक्ट प्रश्न पूछा, किसी कोई प्रोविजन या और ऐसे कुछ प्रश्न डायरेक्ट पूछा, आप लिख दिए 1 2 3 करके, वैसे बहुत ही रेयर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बट उनमें कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती ऐसे जहाँ पे आपको पता है आंसर क्या है। यूपीएससी में देखोगे तो एनालिटिकल एस्पेक्ट पे प्रश्न आते हैं। तो जब तक आपका माइंड सोचना शुरू नहीं करता है, जब तक आप अपने माइंड को सोचना के लिए तैयार नहीं करते हो, तो आप लिखने के लिए तैयार हो ही नहीं सकते हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी टॉपिक मान लो, मैं डेली बेसिस में इसलिए आपको रोज प्रश्न देता हूँ, और अगर आप साल भर के प्रश्न देखोगे और मेंस के प्रश्न जो यूपीएससी पूछेगा आपका आता है, तो उसमें आप देखना, अगर आपने कोई कंपाइलेशन रखा होगा, आप देखना काफ़ी सारे क्वेश्चंस की थीम्स मैच करेंगी। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस की थीम मैच हो करेगी। अभी जैसे बिहार पीएससी का जो पेपर हुआ है उसमें कहा गया कि कोई एक टीचर हैं, उनके पढ़ाए हुए से 15 प्रश्न आ गए, और उसमें एक आर्गूमेंट चल रहा है जो बहुत ही इलॉजिकल है। ठीक है, अभी मैंने जो सेशन लास्ट 1.5 ईयर्स में लिया है उसमें तो 50+ प्रश्न आ गए। तो ये थोड़ी ना कि यूपीएससी की जो है मैं जाके और वहाँ से क्वेश्चन लेकर आ जाता हूँ। तो ये कोई लॉजिक नहीं रहता है। बट ठीक है, अगर कोई पढ़ा रहा है और उससे आ ही नहीं रहा तो उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर आप पढ़ा रहे हो तो कहीं भी पढ़ो, आप देखो, क्योंकि देखो आजकल का खेल बहुत तगड़ा है। आजकल का खेल अगर आप समझोगे ना, थोड़ा बात को ध्यान से समझना, कि आजकल क्या करते हैं लोग कि जैसे मान लो कई वेबसाइट्स होती हैं, तो वो क्या पहले जब यूपीएससी प्रश्न पूछ लेगा तो वो अपने कंटेंट में डाल देते हैं। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो वेबसाइट में दिखेगा, आपको लगेगा अरे यार यही सेम टू सेम क्वेश्चन तो ये पूछ लिया है। ठीक है, ऑल्दो मैंने जो शेयर किया है उसमें स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट का मतलब ये है कि वो यूट्यूब में सेशन है, मैक्सिमम मतलब मोर देन 60-70% जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो यूट्यूब के अंदर है। मतलब अगर आप वो डेट को टाइप करोगे तो वो सेशन आपको मिलेगा। क्योंकि मैं पुराने संस्थान में पहले था तो उसके वीडियो में नहीं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इस साल बहुत अपेक्षा है, उम्मीद है कि क्योंकि इस चैनल के अंदर काफ़ी कंटेंट आ चुका है तो वो मैं आपको शो करूँगा कि देखो ये है वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और तो ये चीज़ आपको बहुत देखना है कि आप जो पढ़ रहे हो ना वहाँ से प्रश्न क्या आते हैं। दिक्कत यही आ जाती है, अगर क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं होता, हम लोग भी इसी चक्कर में फंसे थे जब हम लोग भी तैयारी करते थे। तो बस ये है कि कोई सुन लिया, किसी ने बोला ये कर लो वो कर लो, उसी में लग जाते थे। अगर किसी का सिलेक्शन होना है ना तो एक बहुत, अब ये ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूँ, इस ज्ञान को भी पहले तो खुद तैयारी की, उसके बाद इतने साल पढ़ाया, उसके बाद ये चीज़ समझ में आई है कि देखो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, लोग कहते हैं लक पर बेस्ड है, कोई लक का चक्कर इस पर नहीं है। यहाँ पे आप बहुत अगर क्योंकि मैक्सिमम लोग डायरेक्शनल लेस हैं, आप अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करो तो आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, किसी ना किसी अटेम्प्ट में हो जाएगा। लेकिन तैयारी कैसे करनी है कि आपको बस ये सोचना है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ वो जो रिक्वायर्ड कंटेंट है उसको करना। न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स, ठीक है, लोग उसका शॉर्टकट ले आते हैं क्योंकि हर चीज़ का शॉर्टकट है ना मार्केट के अंदर। तो वो जो बच्चे होते हैं ना उस शॉर्टकट के पीछे जाते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होना होता है, तो वो शॉर्टकट ढूंढेंगे। जैसे मान लो मैंने बुक सीरीज़ आपके लिए चलाई, अब बुक सीरीज़ में प्रयास कर रहा हूँ कि यार वो लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड करके बुक का PDF यूज़ करके और आपको कराया कि आप बुक पढ़ो। अरे सर वो दे दो, शॉर्ट में और करा दो, ये कर दो, ये इस टाइप के बच्चों से मैं भी बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो वो सीरीज़ का लॉन्च किया कि आप बुक पढ़ो,
और बुक के माध्यम से जो लेक्चर्स हैं, उसके जो नोट्स हैं, वो सब आपको अवेलेबल रहता है। तो बट बुक पढ़नी है फिर भी, अरे सर लेक्चर देख के भी बुक पढ़नी है क्या, ठीक है बुक तो नहीं पढ़े, अरे 7-8 बुक है, आपको पढ़ना है, कोचिंग के नोट से कुछ नहीं आता है। समझ, अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं कि न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स, कुछ चीज़ें जो ऑथेंटिक 7-8 किताबें हैं, कुछ एनसीईआरटीज़ हैं, बाकी इंटरनेट के माध्यम से टॉपिक्स हैं, कहीं कुछ कोचिंग का मटेरियल जहाँ कुछ टॉपिक्स हैं उनका आप ले लो, कुछ भी नहीं पढ़ना। आप चाहो तो ऑनलाइन कोर्सेस और यूट्यूब के माध्यम से आप अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर सकते हो कि कोई कोचिंग उसको बीट नहीं कर सकता है। तो आज के टाइम पे देखो अच्छे अच्छे टीचर्स यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है। अब यूज़ करना आना चाहिए। मान लो कहीं कोई पढ़ा रहा है, कहीं किसी चीज़ को कोई और पढ़ा रहा है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है, उनसे ज़रूर से बचना है जो एंटरटेनमेंट बेस्ड टॉपिक्स बनाते हैं। एंटरटेनमेंट बेस्ड टॉपिक का मतलब हो गया कि जैसे टाइम पास टाइप टॉपिक हैं। अब वो भी टॉपिक ऐसे जनरल पब्लिक के लिए ठीक है, बट आपके यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इतना ठीक नहीं है। तो उन टॉपिक के बेसिस पे आप तैयारी करने मत बैठ जाना, क्योंकि वो लोग टॉपिक भी बनाएंगे, उसमें भी मतलब आप हो सकता है आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड में अरे सर उनके तो इतने व्यूज़ आते हैं इसलिए हमें देखना चाहिए। वो जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं उनका माइंड ऐसा जाता है और इसी वजह से उनका रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ते हैं। और अच्छा कंटेंट के लिए लैंग्वेज भी एक नो डाउट बैरियर है। और हिंदी माध्यम में जो टीचर्स पढ़ाते भी हैं, आप देखोगे कि मैक्सिमम जितने भी जो आप देखोगे जिनके बहुत व्यूज़ और वो सब हिंदी माध्यम के मैक्सिमम लोग हैं। तो उस केस में तो बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आना चाहिए, बट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कंटेंट वो रिक्वायर्ड ही नहीं जो यूपीएससी को चाहिए। तो एंटरटेनमेंट और ये कंटेंट को आपको अलग करके देखना पड़ेगा। जब आप इस चीज़ को सीख जाएंगे, ठीक है, तब आपके लिए चीज़ें आसान होगी। अदरवाइज देखो कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो कंटेंट आपको पढ़ना है अगर आप वही पढ़ोगे तो 2 साल 2.5 साल जो भी रिक्वायर्ड है उसको बेसिस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ क्योंकि ये सब बोलने का ऐसा नहीं है, हमने भी यही गलती करी है, ठीक है, यही गलती करी है, इसके चक्कर में पड़ गया, उसके वो रह गया, ऑप्शनल का चूज़ करो, ये करो, इधर उधर की किताबें पढ़ते रहो, टाइम पास करते नहीं। जो चीज़ एक सोर्सेस हैं सिलेबस में लिखी हुई, हर चीज़ से रिलेटेड चीज़ कर लो, ऑथेंटिक सोर्सेस कर लो, आपका काम हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आपको लिखना थोड़ा आना चाहिए, राइटिंग स्किल आपकी होनी चाहिए। और आपको ये नहीं कि मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती तो मैं हिस्ट्री पढ़ लूँ। मैक्सिमम आप देख लेना 90% बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी करते रहते हैं और चीज़ों पर ध्यान ही नहीं जाते। ऑप्शनल में ध्यान नहीं जाएगा, ऐसे में ध्यान नहीं जाएगा, इथिक्स में ध्यान नहीं जाएगा। इन्हीं को जोड़ लो तो 1000 नंबर तो यही हो गए। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तो कभी कभी तो मैं ज़्यादा तो नहीं, बट आज मैंने बोल दिया आपको। गंगा सागर मेला आप याद रखो कहाँ पे, गंगा रिवर और बे ऑफ बंगाल की कंटेक्स्ट में आपको याद रखना है। तो मकर संक्रांति की उसमें है, तो ये गंगा सागर मेला आप याद रखना। डॉक्टर्स फ्रॉम 40 नेशन सीक्स चेंज इन द, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाम चेंज करने की बात की, तो आप याद रखना कि ट्राइकोफाइटन इंडोटीनियाई रिसेंटली न्यूज़ में है। तो ये फंगस है। अगर आपसे पूछे कि रिसेंटली न्यूज़ में, तो ये फंगस है और ये एक फंगस है और ये ट्राइकोफाइटन जीनस से रिलेटेड और किसी स्किन डिजीज से जुड़ा हुआ है। मतलब जो स्किन इन्फेक्शन है उसको, उससे ही आपका जुड़ा हुआ है। और ये एक कंडीशन से जुड़ा है जिसे हम टीन या रिंग वॉर्म भी कहते हैं। और है ना, तो ये कुछ पॉइंट्स है। तो अब इसमें ये है कि इसमें जो ये टर्म है इंडोटेनिया, तो इसमें इंडिया का नाम यूज्ड है, तो इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये एक टॉपिक आपका आ जाता है कोनकण के कंटेक्स्ट में। एक बार मैप में अपने देखो कोनकण कहाँ लोकेटेड है। कोनकण जो है, कोनकण रीजन की बात करें तो अरेबियन सी वेस्टर्न घाट के अलॉन्ग आपका ये कोस्टल रिलेटेड है, कोस्टल रीजन है। अब देखो यहाँ पे साडा रीजन आप ध्यान रखना। तो लैंडस्केप शिफ्ट फ्रॉम स्टीप माउंटेन रेंज टू रोलिंग हिल्स कॉल्ड साडा। मतलब जैसे माउंटेन्स थे, इरोजन हुआ तो रोलिंग टाइप एरिया बन गए, जिन्हें साडा नाम रखा गया। मतलब सेंचुरीज से फिर ऊपर नीचे जैसे ऐसे, जैसे पहले मान लो पहाड़ थे, अब इसकी पूरी इरोजन हो गया, तो ऐसे 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 सब बन गए, ठीक है। छोटा एरिया प्लेन्ट है। तो ये क्या है कि जो साडा की बात करें तो ये टिपिकली बैरन, बट क्या होता है मानसून के टाइम पे इनमें घास और ये सब आपकी उग जाती है। कई प्लांट स्पीसीज, बर्ड्स और ये भी है यहाँ पे। तो आपको ये याद रखना साडा रीजन क्या होता है। ये ज्योग्राफी का एडवांस टॉपिक है। अब ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ आपको देखना। अब ये चीज़ यूपीएससी के नज़र में जाएगी। 1 साल 2 साल 3 साल कभी भी ये लोग प्रश्न पूछ देंगे, ठीक है। फिर उसके साडा जो है, ये ज़्यादातर तो इसमें पूरा कुछ नहीं होता है, बैरन होता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप कह सकते हो कि बारिश हुई कभी, तो उसमें घास और थोड़े बहुत पौधे सब उग जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे एक महाराष्ट्र में कास प्लेटू है, तो ये भी मैपिंग का याद रखना है। और साडा जो है ये एक पत्थर जैसे जैसे शब्द यूज़ करता है, तो उस टाइप का ही स्थिति इसकी भी रहती है, क्योंकि रॉकी स्ट्रक्चर इसका आपका होता है। और ये भी कहा गया कि ये बेसिकली है ना, तो यहाँ पे कई जो साडा रीजन है तो इसमें पानी आएगा, बारिश होती है, फिर पानी बह के कहीं इकट्ठा हो जाता है, कई वेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो पानी की अवेलेबिलिटी भी आपकी रहता है। जूलॉजिकल कंटेक्स्ट में ये भी आपका हेल्पफुल है।
और ये भी देखने को मिल रहा है। बट इसमें क्या है कि ये पूरा जो साडा रीजन है, क्योंकि इसमें ये हाईलाइट किया गया कि बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, चाहे एग्रीकल्चर, माइनिंग और आजकल जो रेसिडेंशियल एरियाज़ बनाए जा रहे हैं, तो ये सब कुछ की वजह से जो लैंड यूज़ चेंज है, तो ये पूरा अफेक्ट आपका हुआ है। ठीक है, तो ये लैंड यूज़ चेंज की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी अफेक्ट हुई हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साडा रीजन क्या है, जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, मेंटालिटीज रिफाइनिंग मैस्कुलिनिटी। अब देखो ये एक टॉपिक है, अब इसमें बाकी चीज़ें इन्होंने कॉमन सेंस वाली चीज़ें, आपका इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल रीड कर सकते हो, बट इस पर जो टॉपिक आपको याद रखना है वो देखना है। जैसे देखो कई चीज़ें मोस्ट ऑब्वियस आर्गूमेंट होता है, वो उनको अगर आप नोट करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। तो इसमें एक टॉपिक जो निकल कर आता है, दैट इज़ यूनेस्को का ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटीज़, एक ये है, तो ये थोड़ा सा आप मेंशन कर सकते हो कभी भी। जेंडर रिलेटेड, जेंडर इक्वालिटी कुछ ऐसा लिखते हो तो उसमें एक आर्गूमेंट ले सकते हो। सामाजिक एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं समाज के अंदर, जब आप इश्यूज़ की बात करते हो, जब आप इक्वालिटीज़ की बात करते हो, इक्वालिटीज़ है ना, तो इक्वालिटीज़ की जो डेफिनेशन है वो क्या है। ठीक है, मैंने आपको हमेशा से हाईलाइट किया है कि जब हम इक्वालिटी शब्द की बात करते हैं तो इक्वालिटी का मतलब क्या है। ठीक है, सोसाइटी के विद इन इक्वालिटी क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटी है ना, इकोनॉमिक सेंस में सब इक्वल हो, कि भाई तुम्हारे पास भी 10,000 है तो मेरे पास भी 10,000 है। ठीक है, सामाजिक लेवल पे इक्वल हो, कि तुम्हारा जो स्टेटस है मेरा भी जो सामाजिक स्टेटस हो। तो किस टाइप की इक्वालिटी हम अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली जो अगर घूम फिर के सब कुछ अगर आप देखो कि आपका मतलब एक जो एक माइंड, ये एक माइंड सेट का खेल है कि भाई तुम्हारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारा सोशल बैकग्राउंड क्या है, हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हम उसको बेसिस ना बनाएं डिस्क्रिमिनेशन का। मतलब अगर जेंडर के बेसिस पर अगर आप किसी का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि तुम मेल हो तो फीमेल हो, इस टाइप का, मेल तो नहीं बट फीमेल के कंटेक्स्ट में मान लो अगर है ना, तो अगर मतलब अगर इक्वालिटी जो है वो अगर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन जो है फेस करना पड़ता है, तो दैट इज़ अ थिंग। तो हम सामाजिक एटीट्यूड को कैसे चेंज करें, खासतौर से डेवलपिंग सोसाइटीज़ में है, इवन डेवलप्ड सोसाइटी में भी ये चीज़ें जो हैं समाज के अंदर बहुत घुसी हुई हैं। तो इसमें क्या है कि क्या हम जो एक स्टीरियोटाइप्स हैं, नॉर्म्स हैं, या जेंडर बेस्ड वायलेंस हैं, इन चीज़ों को कैसे हम दूर करें, ये है ना, तो ये इसको ही ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटी है। तो इसमें सरकार, सिविल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये सब में सबसे बड़ा जो रोल है ना, लोग जो बात नहीं करते वो फैमिली का होता है। फैमिली समाज का एक बेसिक यूनिट है, तो क्योंकि वो समाज का एक बेसिक यूनिट है तो उसमें, और दूसरा स्कूल है, तो समाज का जो बेसिक यूनिट फैमिली है और उसके बाद स्कूल है। तो यहाँ पे अगर हमने एक अच्छा वैल्यू सिस्टम दिया तो यहाँ से फिर चीज़ें बहुत बदल सकती हैं। फिर ये सिविल सोसाइटी और ये सब तो चलो बाद में जब इश्यूज़ होते हैं तो उसमें या NGOs का रोल आ जाता है, बट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और उससे इंपॉर्टेंट फैमिली का एक बहुत है। क्योंकि बच्चा अगर देखेगा और बच्चा देखेगा कि फैमिलीज़ के अंदर क्या रिस्पेक्ट है, क्या किस प्रकार का रिस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति, जो है वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो ऑब्जर्व स्किल्स वो चीज़ें सीखेगा, जो उसके माइंड में 5-10 साल की जब एज तक जाएगी वो चीज़ें उसके दिमाग में बैठेंगी और वही समाज में वो चीज़ें प्रैक्टिस करेगा। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक एटीट्यूड को शेप भी करेगा, राइट डायरेक्शन में ले जाएगा। अब वहाँ पे वो बच्चा देख रहा है कि जो फीमेल है, चाहे वो उसकी मान लो उनकी सिस्टर हो या मदर है, उनको डिस्क्रिमिनेशन दुनिया भर की फेस करनी पड़ रही है, तो बच्चा भी वही सीखेगा और वो समाज में भी वही चीज़ प्रैक्टिस करेगा। तो ये चीज़ हम कैसे चेंज करें, ट्रांसफॉर्म करें, बहुत मैटर आपका करता है। दूसरा कि देखो दूसरी चीज़ क्या हो गई है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो। देखो जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं या जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इसमें हमें देखना है कि हमें सामाजिक जो जिम्मेदारी है हम उसके ऊपर चले गए हैं, ऐसा सोच नहीं रखना है। अगर आप ये सोचते हो कि यार हम एम्पावर्ड हो गए या हम जो है इक्वल हो गए और अब जो है हम समाज के ऊपर हो गए, तो ये माइंडसेट क्या है, वो समाज को तोड़ देता है। ये समाज को पहले आपको फैमिली को तोड़ेगा, रिलेशंस को तोड़ेगा, और फिर चीज़ें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। फिर कोई भी, चाहे भले आप इकोनॉमिकली बहुत पैसा हो आपको के पास, फिर आपको केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी फॉर प्लेजर। केमिकल का मतलब फिर ड्रग्स और अल्कोहल और ऐसी चीज़ों के माध्यम से ही आप अपने दिमाग को सही रखोगे। तो ये सब चीज़ें भी देखनी हमें पड़ेगी। एम्पावरमेंट जो है, वो एम्पावरमेंट का मतलब क्या हो गया कि कोई एम्पावर्ड होता है उसके बाद दूसरों को कैसे एम्पावर करे। मान लो एक महिला है, अगर वो शिक्षित है, एम्पावर्ड है, इकोनॉमिक अर्निंग स्टार्ट हो गई है, तो दूसरों को कैसे आगे बढ़ाएं, फैमिली के विद इन या अपने रिलेशन में, या जो भी जिनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो उसकी तरफ हमें काम करना है। एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि भाई चलो सब कुछ हमारे पास आ गया, अब हम जो है हम सारी जिम्मेदारी से मुक्त, अब हम इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही हो रही है, इंडिविजुअलिज्म।
सारी चीज़ें कि हम क्यों करें, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो सोसाइटी को लेकर जाना है, इर्रेस्पेक्टिव किसका क्या जेंडर है, उनका जिम्मेदारी बनता है। अगर आप उसके ऊपर चले जाते हो तो फिर तो एक अच्छी चीज़ है, आइलैंड में जाकर रह लो उसमें भी, क्योंकि जहाँ समाज है वहीं सस्टेनेंस है, तो बहुत चीज़ें हैं। तो ठीक है, इस पर आप अपने व्यू पॉइंट्स जो है दे सकते हो, क्योंकि अभी और बातें मैं बोलूँ तो और टाइम लग जाएगा। चलो, राइजिंग ट्रांसपेरेंसी, एरोडिंग पब्लिक ट्रस्ट, ये माइंड मैप बना दिया पूरा, माइंड फटाफट आप रिवाइज कर लोगे। तो ये प्रहार बैच जो आपका चल रहा है प्रीलिम्स मेंस में, वहाँ पे मैं ऐसे ही माइंड मैप बना के आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज कंटेंट अपलोड कर देता हूँ। प्लस वहाँ पे योजना और इस सब का भी कंटेंट रहता है, तो प्रीलिम्स और मेंस का आप लोग देख लेना, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट जा रहा है। चलो यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, तो यहाँ पे अमेंड किया है रूल 93(2) ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, रूल 1961। अब देखो इसमें क्या है कि अब इसमें देखो आप क्योंकि ब्यूरोक्रेट हो, तो इसमें फ्यूचर ब्यूरोक्रेट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कि है ना, इसका जब भी किसी चीज़ का क्रिटिसिज्म है तो पहले उसको जानना ज़रूरी होता है। सो ये रूल को अमेंड किया गया, और इसमें कई है कि अब जो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब ये क्या है, इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें देखो ये जो आगे भी लिखा भी है कि इसमें जो अमेंडमेंट है उसमें ये चीज़ हाईलाइट की गई कि जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वही दिखाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को मांगो, जैसे मांगो, है ना, जैसे मान लो कि बोले इसका सीसीटीवी कैमरा दो, इसका ये दो, इसका वो दो। तो जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं किसी इलेक्शन के अंदर, वो आपको करना है। अच्छा चलो, ये भी आपके मन के अंदर आ जाए कि यार जो है मान लो कि ऐसा है कि यार कि मान लो आपको लगता है यार कि हो सकता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई हो, तो उसके लिए आप इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से, कोर्ट्स के माध्यम से, जैसे मान लो जहाँ ग्रीवेंसेस हैं वो दूर किया जा सकता है। अब होता क्या है कि जैसे सपोज करो इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी, इतना इलेक्शन है, अब उसकी लॉजिस्टिक्स है ना, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा बोले ये सीसीटीवी कैमरा दो, वो उसका दो, इसका दो, उसका दो, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत की भी नहीं वो भी मांगना शुरू कर देता है। तो बहुत सारे लॉजिस्टिक इश्यूज भी इसमें आते हैं। तो इसका क्या प्रावधान आपका है कि जो स्पेसिफाइड है वो तो आप ले सकते हो, जो स्पेसिफाइड नहीं है उसके कंटेक्स्ट में जैसे तरीके हैं, जैसे इलेक्शन पटिशन है, और भी इलेक्शन कमीशन के कई रूल्स होंगे, उसके माध्यम से उन चीज़ों को देखा या एक्सेस किया जा सकता है। तो अमेंडेड जो रूल 93 सब क्लॉज 2 है, इसमें पब्लिक एक्सेस टू इलेक्टोरल रिकॉर्ड, इसमें रूल जो है इनिशियली इसमें था कि ऑल पेपर रिलेटेड टू इलेक्शन वेयर अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। हाउएवर अमेंडमेंट नैरो दिस, यहाँ पे कहा गया कि ओनली पेपर जो कि रूल्स में स्पेसिफाइड है उन्हीं को आप एक्सेस कर सकते हो। ये जैसे कर्टेल क्या करता है, द पब्लिक राइट टू इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली इम्पैक्टिंग द, जैसे फॉर्म 17C सीसीटीवी फुटेज इनको नहीं कर सकते, सब लोग नहीं मांग सकते। ये क्या है कि कई बार जैसे इलेक्टोरल फ्रॉड मैनिपुलेशन के लिए भी आप कह सकते हो कि एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। देखो बेस्ट पार्ट तो देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन ना अपना या तो यूट्यूब चैनल बना ले, ठीक है, या तो अपने वेबसाइट में कुछ कर ले, जहाँ पे जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है उनके ये चीज़ समझना, मतलब आप क्यों ब्यूरोक्रेट ध्यान, कभी भी आप ऐसा इंटरव्यू में बोल सकते हो, तो जो भी आपके रादर दिन की कोई ये फुटेज दे दो, क्योंकि देखो तो फुटेज देना बड़ा मुश्किल काम है। इतने सारे फुटेज आप बना के रखोगे, सेव करना, डेटा सिक्योर इतना ज़्यादा, मतलब वो इतना लॉजिस्टिक्स का इशू आता है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है कि वेबसाइट है। अब मान लो कि मैं हूँ, मुझे देखना कि मेरा ये पोलिंग स्टेशन है, इसमें क्या हो रहा है, तो मैं वहाँ टाइप किया और वो उसका फुटेज कनेक्टेड है, क्योंकि आज के टाइम पे देखो बहुत इजीली ये सब हो सकता है। तो वो डायरेक्टली आप लाइव देख सकते हो उसी समय जब इलेक्शन हो रहा है, या बाद में एक टाइम दे दिया, बोला 10 दिन तक आप उसको आप एक्सेस कर सकते हो, देखना चाहो देख सकते हो। तो ये कोई उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही सीक्रेसी की बात है, कुछ होता है, इससे लोगों का ट्रस्ट जो है वो डेवलप होगा। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है कि वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल उसमें लाइव हो जाए, या चलो यूट्यूब में आप अपना स्पेसिफिक नहीं देख सकते, बट वेबसाइट के अंदर अगर स्पेसिफिकली आपने अपना पोलिंग स्टेशन डाला तो उसका सीसीटीवी जो है फटाक से जो है ओपन हो जाएगा और वो आपको दिख जाए साइड में, मतलब जो भी आपको देखना है देख सकते हैं। अब यहाँ पे कहा गया कि वेरियस कई इश्यूज भी रेस किए गए हैं, लाइक 17C जो कि वेरीफाइंग वोटर टर्न अराउंड नंबर के लिए यूज़ होता है। पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने रिक्वेस्ट भी की है फॉर्म 17C को वैलिडेट टू वैलिडेट जो भी वोटर टर्न अराउंड है उसमें
अगर कोई डिस्क्रिमिनेंसी है उसको देखने की बात करें। इलेक्शन कमीशन जो है जो वाइटल जैसे फॉर्म 17C देने की जो बात की, नहीं मतलब वो नहीं आप एक्सेस कर सकते हो, तो ये इसका क्रिटिसिज्म भी आपका हो रहा है। अब इसका लीगल जस्टिफिकेशन है कि ESI क्लेम्स देयर इज़ नो लीगल मैंडेट टू शेयर फॉर्म, कोई भी लीगल लेवल पे 17C फॉर्म शेयर नहीं करना है कि बियॉन्ड, है ना। तो मतलब जो पोलिंग, ऐसा देखो समझना, जो पोलिंग एजेंट पार्टीज़ के उनको एक्सेस है, अब कॉमन लोग मांगने लग जाएंगे तो उनको एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ESI कंटेंट्स इट लैक द टेक्निकल कैपेबिलिटी टू स्कैन एंड अपलोड थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, ठीक है, विच में रिस्ट्रिक्ट विच मैनी क्रिटिक, है ना। तो ये मतलब कि स्कैन करना, अपलोड करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जिनको चाहिए पोलिंग बूथ में जो है उनको दे दिया जाएगा। वही मैं आप कहना चाह रहा हूँ, मतलब अगर ब्यूरोक्रेसी के नज़र से देखोगे या मैनेजमेंट के नज़र में देखोगे तो ये चीज़ आप समझ सकेंगे, ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट इरोजन इससे हो सकता है, ये भी है। ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। सुप्रीम कोर्ट के रोल की बात करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्रक डाउन आपका पहले भी किया गया है। कई पिटिशंस जो हैं रखी गई हैं, जो ना रूल 93 सब क्लॉज 2, और अपेक्स कोर्ट में जो है इसको एक्सेप्ट भी किया है। अब लेट्स सी क्या आपका जजमेंट आता है। और कुछ जो फेवरेबल रूलिंग वुड रीच स्टेट पब्लिक एक्सेस टू, अगर मान लो फेवर में आएगा तो ये रूल अमेंडमेंट हट जाएगा, फिर जो पहले था वैसा ही चलेगा। अब लोगों का डिमांड है, तो जैसे जो भी अब इसमें जैसे वोटर टर्न आउट फिगर में क्या डिस्क्रिपेंसी है, अब इसमें अगर आप इलेक्शन कमीशन का पूरा समझोगे, ठीक है, तो रहेगा। बट अब जैसे मैंने आपको खुद कहा है कि आपको सबसे पहले जो बिलीफ है ना इंस्टीट्यूशन पे, वो रखना पड़ेगा। अगर आप इंस्टीट्यूशंस पे हमारा बिलीफ नहीं है, हाँ, उस पर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हमें इंश्योर करनी पड़ेगी, तो वो एक जिम्मेदारी बनती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको बहुत इजीली किया जाता है, बट आपका ट्रस्ट जो है वो नहीं ब्रेक होना चाहिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बट यूपीएससी में ट्रस्ट नहीं तो कैसे चलेगा। या इलेक्शन पे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ही क्वेश्चन उठाने लग गए, या मशीन बोले मशीन सही नहीं है। तो जब, क्योंकि डेमोक्रेसी ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पे चलता है, ट्रस्ट आपका जाना नहीं चाहिए। उस ट्रस्ट को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए ट्रांसपेरेंसी मैटर करती है। अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी में जो लोग होते हैं ना, कि किसी एक पर्टिकुलर डेटा को उठाएंगे और फिर वो अपना नरेशन चलाना शुरू कर देंगे, प्रोपागेंडा अपना रन करना कि देखो ये इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि चलो ये इलेक्ट्रॉनल वोटिंग मशीन है, अब चलो तुम इसको वो करके दिखाओ, फिर कोई जाता ही नहीं है, और फिर आप क्वेश्चन उठा देना, ठीक है। अब भारत जैसे, देखो आप कंपेयर करते हो यार ना, आप में से कई लोग ये भी सोच सकते हैं अरे वहाँ भी तो जो नॉर्मल जो बैलेट फॉर्म में, मतलब कागज़ के माध्यम से जो पहले होता था वैसा वोटिंग हो सकती है, तो हमारे देश में क्यों? अरे हमारे देश में इतना पॉपुलेशन है, तो वो ज़्यादा बहुत मुश्किल है मैनेज कर पाना जब आप देखते हो ना। तो इन कंपैरिजन टू वो देश जहाँ पे 2-4 करोड़ पूरी पॉपुलेशन है, तो अब उनसे और हमें कंपैरिजन नहीं हो सकता। वो डेटा स्टोर करना, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हाँ, हम कैसे उसको सिक्योर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, वो देखना बहुत मैटर है, और इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपकी हो सकती है, तो उस केस में फिर आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन ये चीज़ देखना है। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी सारे प्रयास भी कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए और इम्पॉर्टेंट भी है। सिटीजन्स आर डिमांडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जिससे कि इन्फॉर्म डिसीजंस मांग सकें, और सिटीजन्स को जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाता है उनको, ऐसा बात नहीं है। ग्रास रूट मूवमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे कई इनिशिएटिव है जो पब्लिक को एजुकेट करने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी क्यों मैटर करती है, कई लीगल चैलेंज, पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी जो है कोर्ट के अमेंडमेंट को चैलेंज भी आपका किया जाए, ठीक है। तो ये जो रूल रूल 93 जो सब क्लॉज 2 इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं चागोस आइलैंड की बात किया जाए तो चागोस आइलैंड बेसिकली जो दियागो गार्सिया मैंने अभी आपसे देखा तो चागोस आइलैंड के अंदर लोकेटेड है। तो ये देखोगे ये आपका चागोस है और ये दियागो गार्सिया है, यहीं पे लोकेटेड है, और ये ब्रिटिश का है, ये ब्रिटिश का है प्लस, बट इसमें मिलिट्री बेस यूएस का है, तो बहुत स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। लोहड़ी और मकर संक्रांति ऑफर आपका एक्टिव है, सारे कोर्सेज में 50% ऑफ है। अब ये देखो मैंने मैपिंग में आपको कितना बढ़िया तरीके से करा दिया। कल मैंने आपको लेक्स करा दी, रिवर्स हो चुका है हम लोग का, ठीक है, रिवर्स हो गया। ये देखो ये मैपिंग की क्लासेस हैं। इसके बाद ओल्ड वाली एनसीईआरटी कवर करेंगे, ज्योग्राफी वाली, ठीक है। कोई नहीं कराया होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और मेरा बहुत सिंपल फार्मूला है, जो ऑथेंटिक सोर्स है वहीं से पढ़ाऊँगा, इधर उधर के कोचिंग के नोट्स और फिर मैं उसी को फिर आपको करूँ, फिर बोलूँ कि आप वो भी पढ़ो ये भी पढ़ो। आपको लगता है आप खुद पढ़ लोगे, पढ़ लो, लेकिन किसी को लगता है कि मेरे साथ पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि यार ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये एरिया है ये इंपॉर्टेंट।
आप दुनिया भर की कोचिंग कर लो, कहीं भी कर लो, घूम फिर के आपको जो स्टैंडर्ड सोर्स है ना वहाँ पे आना पड़ेगा, उससे आपको नहीं जाना है, वो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा कोई सोर्स ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो करेगी, किसी कोचिंग के नोट्स नहीं फॉलो करना, सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये मैंने कल आपको कराया बहुत अच्छे तरीके से, मेन रीजन ऑफ इंडिया बताया है, माउंटेन्स बताया, कल ग्लेशियर्स बता दिए, और इसके अलावा भी ये जो क्या है ये भी बता दिया, कुछ जो फैक्ट्स हैं, जोग्राफिकल एक्सट्रीमिज्म ये है, ठीक है। इसके बाद पासेस करा दिए, ठीक है। तो ये एक क्लास और 1 या 2 क्लास लगेंगी, इंडिया की मैपिंग हो जाएगी और अल्टीमेट हो जाएगी। फिर करंट अफेयर वाले जो 2 साल के वीडियोज़ है वो भी मैं डाल दूंगा, तो एक जगह पे आप अपना रिवाइज कर लेना। तो ये सब कुछ मैं आपको ये कोर्स क्रैश कोर्स के अंदर करवा रहा हूँ, इसका शेड्यूल भी मैंने डाल दिया है। 15 जनवरी मतलब कल है, तो हम कल बहुत अच्छा है, आप देखना अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लो तो इंडियन ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी वाली क्लास 11th वाली ये मैं शुरू करूँगा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th, तो ये है। और ये मैपिंग है, इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग, ये चलेगा। तो मैपिंग तो इस वीक में मेरा टारगेट है कि खत्म हो जाना चाहिए, और फिर ओल्ड एनसीईआरटी नेक्स्ट वीक तक खत्म कर देंगे। ये चीज़ें होने के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी, उसके बाद एंशिएंट इंडिया की एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम है, और ये सब चीज़ें जो है आपकी चलती रहेंगी पैरेलली। तो ये सब है। बाकी पैरेलली फिर अब प्रयास ये है कि ऑलमोस्ट 3 से 4 लेक्चर्स आपके करंट अफेयर्स प्रीलिम्स वाले वो भी आएंगे। तो ये बहुत ही अल्टीमेट और अनपैरेलल्ड कोर्स है, मैं आपको बता देता हूँ। सक्सेस बैच जो है आपका क्रैश कोर्स का है, तो इसको जरूर से अगर आप इस साल की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मैं फिर कहूँगा मिस नहीं करना है, लास्ट में आपको करना ही पड़ेगा। अभी से करोगे तो एक टाइम बाउंड मैनर में चीज़ें आप कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सौरभ पांडे सीसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। साइंस टेक का सेपरेट कोर्स है, 2 ईयर्स का प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स का भी सेपरेट कोर्स है, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, डाउनलोड सौरभ पांडे सीसी ऐप। और ये क्वेश्चन आप लिख लें, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी आर द बेसिस फॉर सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट चेंज इन इलेक्शन रूल। 10 नंबर पे जरूर से लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।